नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, यानी भौगोलिक स्थिति में भारत को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि भारत की क्या स्थितियां हैं, कहाँ पे स्थित है। और इस क्रम में हमने पहली क्लास में सीखा था अक्षांश देशांतर और भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएँ। उसके बाद में हमने जो दूसरी क्लास देखी उसमें हमने देखा मानक समय रेखा और कर्क रेखा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम जो इस क्लास में देखेंगे मुख्य रूप से, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कि भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ जो भारत की सीमाएं हैं, भारतीय राज्यों की जो सीमाएं हैं, कितने राज्य ऐसे हैं और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। यहाँ से प्रश्न लगातार पीसीएस में बनते आए हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पर हम देखेंगे कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो किस देश के साथ लगती है। और इसी क्लास में हम एक चीज़ और सीख लेंगे आज कि भारत की जो तटीय राज्य हैं, क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो तटीय क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, या निम्नलिखित में से कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। तो इस तरह के अगर प्रश्न बनते हैं तो वो आपसे गलत ना होने पाए, उस पर भी हम चर्चा आज कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, भारत के पड़ोसी देश। मैंने पहली ही क्लास में बताया था आपको कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। और एशिया में ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण मध्य भाग में, ठीक है। दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण मध्य भाग में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम गोलार्ध की बात करें ग्लोब पर, तो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक महाद्वीप की बात करें एशिया महाद्वीप में, तो दक्षिण मध्य में स्थित है भारत। अब भारत के बारे में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए भारत के उत्तर में अगर देखा जाए, सबसे पहले उत्तर में 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन है, ठीक है। पूर्वी देशों की अगर बात की जाए, पूर्व में भारत के 2 देश हैं, बांग्लादेश और एक है म्यांमार। पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान। कभी आपसे अगर 50 शब्दों में मेंस में या 75 शब्दों में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पड़ोसी देशों पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए, हालांकि क्वेश्चन में छोटी टिप्पणी नहीं आता है, लेकिन ना जाता है 150 शब्दों में, 75 शब्दों में, 100 शब्दों में अगर शॉर्ट आंसर लिखना हो तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन के तहत आप पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं कि भारत की वर्तमान स्थिति एशिया के दक्षिण मध्य भाग में है। भारत को उत्तर से 3 देश कवर करते हैं, नेपाल, भूटान और चीन। आप इसमें मैं अभी बता दे रहा हूं आपको कि कितनी लंबी सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं को भी आप नोट करके रखेंगे तो आप जब आंसर राइट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर होता है। एक छोटी सी जानकारी को लेकर भी आप 100 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन मेंस में। इसको हम जरा मैप पे देख लेते हैं कि मैप पे कौन कौन से देश का जो लोकेशन है वो कैसा है। हाँ, एक बात और कि पड़ोसी देशों में अक्सर ये बात बच्चे पूछ लेते हैं कि सर श्रीलंका और मालदीव कहाँ गया। तो भाई जो श्रीलंका है ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है मालदीव। ये 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोस में है। ये कहाँ पे हैं? हिंद महासागर में, ठीक है। ये हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं, स्थित द्वीपीय देश जो कि भारत के पड़ोसी हैं, ठीक है। बाकी 7 देश ऐसे हैं जो भारत के स्थलीय भूमि जो है वो साझा करते हैं, जिनके साथ भारत स्थलीय रूप से लगता है। बाकी 2 के साथ जलीय सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। तो हम एक मैप पे देख लेते हैं इन सारी बातों को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हैं एक मैप में भारत का मैप है और इसके पड़ोसी देशों को हम पड़ोस में लिख करके देख लेते हैं और वहीं पे हम और भी जानकारी आपसे साझा कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उत्तर में 3 देश हैं। एक है नेपाल यहाँ पर, ठीक है, ये नेपाल है। और यहाँ पे चूँकि भूटान है, कौन सा देश है? भूटान। और ये चीन है।
चीन की सीमा आप देख रहे होंगे, तो चीन की सीमा यहाँ सिक्किम में भी लगती है, ठीक है, भारत की, और इस साइड में कश्मीर, उत्तराखंड और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से भी टच होती है। ये 3 देश हो गया उत्तर में। अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आप जानते हैं कि पाकिस्तान है ही, और इसे उत्तर पश्चिम बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान लगभग ज़्यादा पश्चिम में है इसलिए हम पश्चिम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीओके वाला क्षेत्र है वहाँ से अफ़गानिस्तान जुड़ता है, ठीक है। एक मैप आप बना के इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पूरब में बांग्लादेश है, आप जानते हैं पड़ोसी है हमारा, और ये म्यांमार है, ठीक है। 2 देश और हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका है। जो श्रीलंका है ये जलीय सीमा है, इसकी जल क्षेत्र में है, यानी द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि कभी अगर प्रश्न पूछ ले, ये क्यों फेवरेट है यूपीपीसीएस का प्रश्न अक्सर क्यों पूछता है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर पूछ रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। वो क्वेश्चन में लिख के देता है स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश, या ऐसा बोल दे कि स्थलीय भारत के पड़ोसी देश, तो आप ये सोचेंगे कि भारत के पड़ोसी देश पूछा है, पड़ोसी देश सीधा 9 देश होते हैं, आपने उसमें टिक लगा दिया कि यार श्रीलंका भी तो पड़ोसी है। लेकिन उस प्रश्न में पूछता क्या है कि स्थलीय, यानी जो स्थल से सीमा साझा कर रहे हैं, जलीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा है वो। तो ये दोनों, ये मालदीव, ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी तो हैं लेकिन ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं। अगर हम इनकी बात कर लें कि इनकी सीमाएं कितनी लगती हैं भारत के साथ में, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर, ठीक है। अफ़गानिस्तान की सीमा जो है भारत से 106 किलोमीटर की है, और ये जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान 3233 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान कितना है, 3233 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा कर रहा है वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर है भारत के साथ। चीन की जो सीमा है 3488 किलोमीटर है भारत के साथ। नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर की सीमा है, और भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। यहीं पे एक छोटी सी जानकारी और है, वो आप नोट करके लिखिएगा कि जो सीमाएं हैं, कभी कभी प्रश्न मिलाने के लिए दे देता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ है। अब इन दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ ही क्यों है, क्योंकि आज बांग्लादेश आपको अलग देश नज़र आ रहा है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान ही था। पहले भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। तो जब 1947 में देश जो विभाजन हुआ था, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो वो चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही थे, तो दोनों देशों के साथ वही सीमा रेखा हमारी होगी। तो अब आज अलग हो गए हैं, लेकिन तब भी सीमाएं वही हैं। अगर बात आ जाए कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है एक, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ किलोमीटर लिख दिया है, ठीक है। तो अगर कभी सवाल ये पूछ ले कि अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड रेखा कितने किलोमीटर की है भारत अफ़गानिस्तान के बीच में, तो किलोमीटर भी आप दे दीजिएगा 106 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले भारत और चीन के साथ कितनी सीमा रेखा है, कौन सी है, तो ध्यान रहे मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब बात आती है म्यांमार, भूटान और नेपाल की। तो म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ ऐसी कोई राजनैतिक सीमा नहीं है हमारी, बल्कि कैसी सीमाएं हैं, भौतिक सीमाएं हैं, यानी प्राकृतिक सीमाएं हैं, पर्वत है, नदियां हैं, पठार हैं, ठीक है। ये सीमा बनाते हैं। जिनके साथ राजनीतिक विवाद था हमारा, उनके साथ में कहीं ना कहीं इस तरह की लाइनें खींची गई हैं, लेकिन जिनके साथ हमारा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे रहे हैं,
उनके साथ हमें किसी भी तरह की सीमा की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि एक जो फिजिकल बाउंड्री है वही काम कर रही है। श्रीलंका और मालदीव की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका और मालदीव चूँकि जलीय सीमा साझा करते हैं, वो हमारे स्थल से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उनके लिए किसी बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न और आपको मिलता है यहाँ से, और वो प्रश्न है कि कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे म्यांमार के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा स्टेट है जो सीमा साझा करता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और खूब बनते हैं, और ये सबसे जटिल प्रश्न होता है आपके लिए, क्योंकि आप ध्यान में नहीं रखते हैं इन चीज़ों को, और ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर की सीमा साझा करता है, वो भी कौन सा, POK वाला क्षेत्र। ठीक है, एक राज्य है जो अफ़गानिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ लिख लीजिए। एक हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, और एक है मणिपुर। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 तो पश्चिम बंगाल है ही आपका, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम, और एक राज्य है मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब अगर बात करें चीन के साथ तो चीन के साथ 6 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। भूटान के साथ 4 राज्य हैं, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। सबसे पहले सिक्किम है, और फिर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और एक असम है। क्या है, असम। ये 4 राज्य हैं जो भूटान से जुड़ते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, इनसे प्रश्न आपको अक्सर मिल जाते हैं परीक्षा में, और मुझे लगता है हर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद करने की चीज़ है, इसलिए आपसे कह रहे हैं इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका एक आप कह सकते हैं जो ट्रिक है वो आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, अगर एक बार आप उसे पढ़ लिए तो उम्मीद है कि वो ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बचपन में MBA। ठीक, ये जो बा है इससे बनता है बांग्लादेश। एक पड़ोसी हो गया आपका। चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ठीक है, ना से नेपाल, फिर M से म्यांमार, और B से भूटान, और A से अफ़गानिस्तान। तो ये बचपन में MBA जो है ये आपके 7 पड़ोसी देशों को बता रहा है जो स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं भारत के साथ। ये तो बात हो गई भारत के पड़ोसी देश, उनकी जो सीमाएं लगी हैं भारत के साथ कितनी किलोमीटर की हैं, सीमा रेखा का नाम।
और साथ में भारतीय राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की। एक आप हेडिंग बना लीजिए आप, भारत की तटीय रेखा, भारत की तटीय रेखा एवं राज्य। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत की तटीय रेखा है उसके बारे में देखेंगे और फिर जो तटीय राज्य हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पीसीएस से आरओ से लेकर के मुझे लगता है लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं स्टेटमेंट में। तो आपको पता है, सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम बना लेते हैं भारत का। और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें मैप की ज़रूरत जो है वो लगभग हर टॉपिक में पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छा मैपिंग मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो भारत के तटीय राज्य और उनकी सीमाएं, यहाँ पे दो तरह की सीमाएं हमको पढ़नी है। आप एक नोट कर लीजिए कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है, क्या है, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर की है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर की। स्थलीय सीमा रेखा का अर्थ ये हो गया कि भारत का वो उतनी सीमाएं जो स्थलीय भाग से लगती हैं। जैसे गुजरात से लेकर के ये जो है, ये सब क्या है, ये समुद्र से थोड़ी ना घिरा हुआ है। ये पूरा कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार का इतना हिस्सा, ये क्या है, ये स्थलीय सीमा है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भारत की तटीय सीमा रेखा, भारत की तटीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा, तो भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। अब तटीय सीमा रेखा का क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ ये है कि भारत का वो हिस्सा, वो सीमाएं जो क्या कर रही हैं, भारत की उतनी सीमाएं जो तट पे है, यानी समुद्रों से लगी हुई हैं। तो वो कौन सी हैं आप ये देख लीजिए। ये सब जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं, इसी को हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं, जो समुद्र के तट पे हो। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने मुख्य भूमि की बात की है, ये भारत का मुख्य भूमि है। ठीक है, ये मुख्य भूमि का मतलब हो गया वो भारत जिसको हम जानते हैं। यहाँ हम द्वीपीय क्षेत्र को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जबकि भारत का द्वीपीय क्षेत्र भी है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ये क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। चूंकि लक्षद्वीप भी चारों ओर से समुद्र से घिरा है, अंडमान निकोबार भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये समुद्र में है ही, तो इनकी भी तटीय रेखा है, इनकी भी तटीय रेखा है। तो अगर भारत का चूंकि जो मुख्य भूमि में 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की बात करें, भारत के संपूर्ण में क्या आ जाएगा, संपूर्ण में ये भी आ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, संपूर्ण तटीय रेखा, तटीय सीमा रेखा, तो ये कितना हो जाता है, तो ये 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जो 7516.6 किलोमीटर भारत के संपूर्ण तटीय सीमा रेखा आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य से लगती है। तो भारत की जो सर्वाधिक तटीय सीमा है वो गुजरात के साथ है। ये भी आप लिख लीजिए कि भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात में है, गुजरात राज्य की। ठीक है, गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात के साथ गुजरात राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र कवर करता है। ये तो बात हो गई किलोमीटर में कि कितनी सीमाएं हमारे पास हैं, जो लंबाई है उसकी।
प्रश्न जो बनते हैं इनसे तो प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि तटीय राज्य को लेकर के कौन कौन सा राज्य है जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, किस किस राज्य की सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है, तो ऐसे 13 राज्य हैं, 10 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे एक एक करके। तो 2 तो आपको पता ही है, लक्षद्वीप एक हो गया और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 हो ही गया है। यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ गुजरात है। गुजरात के पास ही आप देखेंगे कि दमन दीव है। क्या है? दमन दीव। अब चूंकि दमन दीव में कुछ समय पहले ही एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश और मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर हवेली। ठीक है, तो आप इसी में वो भी लिखेंगे, दादर नागर हवेली। ये 2 राज्य हो गए। गुजरात के नीचे आप जब आते हैं तो आपको मिलता है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे है महाराष्ट्र। फिर आता है कर्नाटक और इन दोनों के बीच में है गोवा। ठीक, उसके बाद में केरल, केरल के बाद में यहाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश और इसी जगह पे यहाँ पे एक राज्य है पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के 3 जिले हैं पूरे राज्य में और तीनों जिले 3 जगह पे हैं। वो मैं आगे चर्चा करूंगा जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हम पढ़ाएंगे। तो आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पे उड़ीसा है जो समुद्र के किनारे है, और यहाँ पश्चिम बंगाल है भारत का जो समुद्र के किनारे है, इसका थोड़ा सा हिस्सा है। तो आप गिन लीजिए कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं भारत के जल क्षेत्र की। भारत के जल क्षेत्र, हेडिंग बना लीजिए आप, भारत के जल क्षेत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी। भारत के जल क्षेत्र, जल क्षेत्र का अर्थ ये हो गया कि भारत के पास कितना जलीय क्षेत्र है, मतलब कितने जलीय क्षेत्र पर अधिकार है भारत का। क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में और इसके दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम है, उसके तहत ये बनाया गया है रूल्स कि जिस भी देश का जो तटीय क्षेत्र है, अगर कोई तटीय देश है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है तो समुद्र में भी उसका अधिकार है, तो कितनी दूरी तक उसका अधिकार होगा, हम इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि भारत का यही वाला हिस्सा क्या है, समुद्रों से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे भारत का ये वाला हिस्सा समुद्र से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए, है कि नहीं, यहाँ पे अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ये पूरा समुद्री क्षेत्र है भारत का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम है, अनक्लॉज, जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री रूल है, समुद्री नियम है, हम उसके तहत देखते हैं। तो इसको 4 भागों में, ये पूरे जल क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर अधिकार दिया जाता है। ठीक है, देश जो होते हैं उनकी जो सीमाएं होती हैं, जो तट होता है, वो तट कभी भी एक लाइन के हिसाब से बराबर नहीं होता है, वो कटा छटा होता है। जैसे मैंने यहाँ बना दिया है, भारत का तट इतना कटा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बना दिया है। तो नियम तय करने के लिए सबसे पहले हमको कोई आधार रेखा चाहिए, कोई निश्चित बिंदु चाहिए जहाँ से हम नाप शुरू कर सकें। भाई अगर हम कह दें कि भारत का अधिकार 10 किलोमीटर तक है, 10 नॉटिकल मील तक समुद्र में, लेकिन कहाँ से, ये तो सवाल उठेगा ना, किस जगह से आप नाप रहे हैं 10 नॉटिकल मील। तो सबसे पहले एक आधार रेखा बनाई जाती है। ये आधार रेखा एकदम सीधी खींची जाती है। क्यों? अब जब आधार रेखा खींच दी गई तो मान लो ये समुद्र का हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे है, तो स्थल थोड़ा सा यहाँ पे है, एक औसत बन जाता है कि हाँ एक सीधी रेखा हो गई। कुछ क्षेत्र बाहर मिलता है स्थल का, तो कुछ क्षेत्र समुद्र का अंदर पहुंचा हुआ होता है, तो ये एक सीधी रेखा हो गई। अब इस रेखा से अंदर की तरफ जो क्षेत्र है उसको कहते हैं आंतरिक जल या आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, आंतरिक जल क्षेत्र। ये तो आपके घर में है ही, ये तो आपका है ही, लेकिन इस आधार रेखा से समुद्र में कितनी दूरी तक
आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, समुद्री दूरी जो है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील समुद्र में आप का जो अधिकार है उसका नाम है प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक जल क्षेत्र। ये आपके घर का समझ लीजिए क्या है, स्विमिंग पूल है, ये 12 किलोमीटर, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, 100 का 100% इस देश का अधिकार है, ठीक है। इस देश का वैसे ही अधिकार है जैसे कि इस देश का इस देश की भूमि पर अधिकार है, वैसे ही 12 नॉटिकल मील समुद्रों में इसका अधिकार है। इसमें आपके आप्रवासी कानून लागू होते हैं, इसमें आप खनन करें या कोई द्वीप बनाएं या आप मिलिट्री बेस बनाएं, यहीं से सीमा शुल्क आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये सारे जितने भी अधिकार जो ज़मीन पे आपका अधिकार है, वही अधिकार यहाँ भी, वही नियम वही कानून यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। यहाँ से यानी 12 नॉटिकल मील से लेकर के और 24 नॉटिकल मील तक, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र ये भी आप ही का है, लेकिन इसमें आपके अधिकार जो हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में आप जल शक्ति यानी जो जलीय ऊर्जा है उसका दोहन कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, आप सीमा शुल्क कर सकते हैं, आप स्वच्छता के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्वेक्षण कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, ये सारा काम भी आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अधिकारों में अंतर नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है। इसके बाद में 24 नॉटिकल मील से लेकर के और 200 नॉटिकल मील तक, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इस क्षेत्र में आपके अधिकार थोड़ा सीमित हो जाते हैं। यहाँ पे आप संसाधनों का और जो जलीय जीव हैं उनका संरक्षण करते हुए उनका दोहन आप कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई बेस बना सकते हैं, लेकिन वो बेस किसी देश को धमकाने या डराने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि रिसर्च बेस होना चाहिए, ठीक है। और इस 200 नॉटिकल के बाद का जो समुद्र है, ये जो खुला, इसको बोलते हैं खुला समुद्र, ये किसी का नहीं है, ठीक है, ये किसी का नहीं है और सबका है। इसका मतलब ये होगा जैसे गांव में ग्राम समाज होता है, ठीक है, जो सामुदायिक ज़मीनें होती हैं, वैसे ही खुला समुद्र होता है, ये सबका होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसका उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब समुद्र में सिर्फ आप ही तो है नहीं, जैसे अब भारत है, इधर बांग्लादेश भी है, इधर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जितने भी इस सागर के आसपास जो देश हैं उन सब के लिए भी तो ये खुला समुद्र है, खुला हुआ है सबके लिए। तो जब सब लोग मिलिए पहले और आपस में बातचीत कीजिए कि जो खुला समुद्र है उसमें संसाधन है, उसका दोहन करना है, तो आप लोगों की क्या राय है, आप प्रस्ताव रखिए या कोई भी प्रस्ताव रखिए कि भाई संसाधनों का दोहन करना है, मानवीय जरूरत है, प्राकृतिक संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए हम कैसे किया जाए। तो सारे देश मिल करके एक रणनीति तय करेंगे और फिर कोई एक प्लान तैयार होगा और उसी प्लान के तहत आप उसका दोहन कर सकते हैं। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसी सहमति है और आप सब लोग राजी हैं, जितने लोगों का अधिकार है समुद्र में, सब लोग राजी हैं कि नहीं भाई हम इस क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन किसी परियोजना के तहत, और वो परियोजना आपके मानवीय संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है, किसी भी तरह का प्राकृतिक नुकसान ना हो रहा हो, तो फिर आप मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत का जलीय क्षेत्र है जो आप ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में हम भारत के कुछ भौगोलिक संरचना की बात करेंगे, और भौगोलिक संरचना हम भूआकृति विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चट्टानों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बारे में थोड़ी सी विशेषता इनकी और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत में स्पेशली, इनको हम जान लेंगे। और फिर हम शुरू करेंगे भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, इन सब की जानकारी करेंगे, ठीक है।